चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तभी ये स्टोरी आगे बढ़ पाएगी। शाम के 7 बजे के लगभग शाम के 7 बजे के लगभग अंशिका मिरर के सामने बैठी रोए जा रही थी, तो वहीं चंचल और बाकी की लड़कियां उसे रेडी कर रही थी। आंशिक ने इस वक्त मेहरून कलर का लहंगा पहना हुआ था। गले में भारी कुंदन के मोतियों से बना हुआ हार डाल दिया गया, जो उसे खुद के वजन से भी ज्यादा भारी लग रहा था। कानों में हैवी इयरिंग्स, जिससे उसके कानों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हल्का सा टच अप होंठों पर डार्क रेड शेड की लिपस्टिक, बालों का जुड़ा बना रखा था। हाथों में लहंगे से मैचिंग चूड़ा। कुछ ही देर में आंशिक किसी राजकुमारी की तरह तैयार किया गया था। अंशिका को देख बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आज उसकी शादी है। वो किसी की दुल्हन बनने वाली है, जिंदगी का नया सफर शुरू करने वाली है। अंशिका आंखों में आंसू लिए एक टक खुद को मिरर में देख रही थी। उसका दिल दर्द कर रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। और कहने का भी क्या ही फायदा था, जब अपने ही उसकी नहीं सुन रहे तो परायों से क्या फायदा, उनसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अंशिका यह सब सोच ही रही थी कि तभी कमरे के बंद दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो चंचल ने कहा, चलो वर्त आ गया। चलिए मैडम, चंचल अंशिका की तरफ देखते हुए बोली। चंचल की बात सुन अंशिका ने कुछ नहीं कहा तो वही चंचल बाकी की लड़कियों को अंशिका लेकर चलने के लिए इशारा करती है। 2 लड़कियां आगे आई और अंशिका की बाह पकड़ उसे मिरर के सामने से खड़ा कर दिया गया। चंचल और बाकी लड़कियों की मदद के सहारे इसी तरह अंशिका को कमरे से बाहर ले आया गया। जब वो लोग हॉल में पहुंचे तो अंशिका की नजर वहां बीचों बीच बने मंडप पर गई, जहां एक तरफ पंडित जी बैठे हुए थे और उनके सामने एक लड़का बैठा हुए था। उसकी पोशाक देख ही कहा जा सकता था कि वो दूल्हा है। यह देव अंशिका के आंसू और भी तेज हो गए। तभी अंशिका के सामने सरताज जी आ जाते हैं। उनको देव अंशिका रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखती है, लेकिन सरताज भी बस फीकी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोले, आओ चले। मामा जी प्लीज, अंशिका रिक्वेस्ट करते हुए बोली। वो अपना हाथ पीछे खींच रही थी, लेकिन मामा जी ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए दबा दिया और फिर उसे जबरदस्ती खींचते हुए मंडप की तरफ ले जाने लगे। सरताज जी अंशिका को कबीर के साइड में रखे स्टूल के पास खड़ा कर बोले, बैठ जाओ बेटा। मामा जी की बात सुन अंशिका ने उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया और रोते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाने लगी। उसके आंसू और भी ज्यादा तेज हो चुके थे, गले से भी आवाज नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रोए रही थी। बैठ जा अंशिका बेटा, सरताज जी अंशिका को हाथ को दबाते हुए बोले, लेकिन अंशिका उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए वह मामा जी के हाथों को अपने हाथ के बीच में लेकर हाथ जोड़ने लगती है। अंशिका को ऐसे करते देख सरताज जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अंशिका के थोड़ा सा पास जाकर धीरे से उसके कान में बोले, देव की जान बचानी है कि नहीं? देव? हाँ देव, तू यहाँ शादी के फेरे लेगी और वहाँ तेरे भाई के ट्रीटमेंट के पैसे जमा होंगे। चल बैठ जा, अब सवाल करना बंद कर, कहकर अंशिका को धमकाते हुए सरताज जी ने उसे हल्का सा धक्का दे दिया। अंशिका जो पहले ही अपनी सुध बुध खो चुकी थी, वो मामा जी के धक्का देने के कारण संभल नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है। अनजाने में उसका हाथ हवन कुंड में टच हो पाता कि उससे पहले मंडप में बैठा हुआ कबीर ने उसके हाथ को पकड़ कर कहा, अरे अरे संभल कर प्रिंसेस।
कहकर उसने उसे वापस से सही कर अपने साइड में बैठाया किया। कबीर की आवाज सुन अंशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपनी आंसू से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा तो कबीर ने अपने चेहरे के सामने से सहरा हटाया तो अंशिका की आंखें बड़ी हो गई। कबीर को देख अंशिका शॉक्ड हो गई थी, उसके आंखें उस पर ही टिक गई थी। वहीं कबीर अंशिका को देर मुस्कुराने लगता है। यह देर अंशिका का शरीर कांपने लगा। वह हकलाते हुए बोली, कबीर खुराना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंशिका खुद में ही बड़बड़ाने लगी। अगले ही पल वह उससे दूर होकर पीछे खिसकते हुए बोली, नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। कहकर वह मंडप में से उठने लगी, लेकिन वो उठ पाती उससे पहले ही कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो प्रिंसेस, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। कबीर ने उसकी तरफ देखकर कहा और अपनी लेफ्ट ऑय झपका दी। उसकी बात सुन अंशिका बुरी तरह से कांप गई। उसने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो कबीर ने गुस्से से उसको घूरा। ये देर सरताज जी भी अंशिका की तरफ झुके और कहा, क्या कर रही हो अंशिका? मामा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे ये शादी नहीं करनी प्लीज मामा। अंशिका हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते हुए बोली, शांत रहो, अब ये शादी नहीं रुकने वाली है। तुम्हारे बदले में पूरे 50 लाख मिले, उससे तुम्हारे भाई का इलाज भी हो जाएगा और हमारी जिंदगी भी हंसी खुशी कट जाएगी। तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। सरताज जी गुस्से में बोले और उससे दूर हो गए। वहीं अंशिका सरताज जी से गुजारिश कर चिल्लाती रही, लेकिन सरताज ने उसकी एक नहीं सुनी। पंडित ने भी कबीर के इशारे पर शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए तो वही कबीर अंशिका के साथ जबरदस्ती शादी की रस्में करने लगा। कबीर के फेस पर डेविल मुस्कान थी तो अंशिका की आंखों में आंसू। वो मन ही मन में भगवान जी से ये प्रार्थना कर रही थी कि उसकी मदद करे, उसे बचा ले। थोड़ी देर बाद कबीर जबरदस्ती अंशिका को घसीटते हुए उसके साथ शादी के फेरे ले लेता है और फिर वापस से पंडित जी के सामने उसका हाथ पकड़ बैठ जाता है। पंडित जी भी कुछ और मंत्र बोलने के बाद उसकी तरफ थाली बढ़ा देते हैं जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर था। अंशिका वो सब देर रोते हुए रिक्वेस्ट भरी नजरों से कबीर को देखती है, लेकिन कबीर के कान में जैसे जू तक नहीं रेंग रही थी। वह डेविल मुस्कान के साथ थाली में रखे मंगलसूत्र को उठा लेता है और अंशिका के गले में पहनाने जाने ही वाला होता है कि तभी वहां गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली की आवाज सुनकर कबीर के हाथ से मंगलसूत्र छूटकर वही गिर जाती है। वह कुछ समझ पाता कि तभी उनकी शादी में बैठा हुआ पंडित अंशिका पर बंदूक तान देता है। ये देर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अंशिका की भी सांसें अटक जाती है कि तभी एक गोली चली और वो गोली सीधा पंडित के भेजे के आर पार हो गई। पंडित के खून की कुछ छींटे अंशिका के चेहरे पर भी पड़ती है जिससे वो कुछ भी कहने समझने की हालत में नहीं बचती है। कबीर मंडप से खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, बाला मेरी गन। बाला जिसने अभी अभी अपनी मालकिन की जान बचाई थी वो सीढ़ियों के पास चिल्लाकर बोला, लीजिए मालिक। कहते हुए उसने एक पिस्तौल उसकी तरफ हवा में उछाल दी जिसे कबीर ने पकड़ लिया। बाला भी जल्दी से नीचे आ गया। कबीर के आदमियों ने चारों तरफ से उसको सर्किल की शेप में घेर लिया। गोलियों की आवाज विला के बाहर से आ रही थी और शायद कबीर को ये अंदाजा हो गया था कि ये कौन है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन किंग, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसे उसके इंडिया आने की खबर मिल चुकी थी, लेकिन ये बात उसे भी नहीं पता थी कि वो उसकी शादी में भी आ धमकेगा। वो लोग गेट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी ढूंढ में लथपथ होकर विला के मेन गेट पर आकर गिरा। कबीर का खास आदमी बाला उसकी तरफ दौड़ा। वह आदमी हकलाते हुए बाला की तरफ देखकर बोला, वो मालिक, किंग यहाँ आ गया है। बस इसके बाद उस आदमी की सांसें बंद हो जाती है। किंग का नाम सुन कबीर गुस्से में कहा, आज इस किंग को मारकर इसके ही लून से ही मैं अपनी प्रिंसेस की मांग भरूंगा। इससे बढ़िया तोहफा मेरी प्रिंसेस लिए और कुछ नहीं हो सकता है।
कबीर बाहर जाने लगा तो बाला उसके सामने आ गया। वह तुरंत बोला, नहीं सर, हम अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। अभी के लिए आपका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। और तो और बड़े मालिक भी शहर में नहीं है और न ही हमारे पास इतने लोग हैं जो किंग से लड़ सके। क्या पता वो कितनी बड़ी फौज लेकर यहाँ आया होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। आप भी ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमारी टक्कर हुई है उसके साथ सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही हुआ है। बाला इसके आगे कुछ कह नहीं पाया क्योंकि कबीर ने उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से दबा दिया। आज के बाद मुझे सलाह देने की कोशिश भी मत करना, कहकर कबीर ने बाला की गर्दन को बुरी तरह दबाते हुए फिर झटके से छोड़ा। बाला का सर दरवाजे से जा टकराया और वह फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन उसे अपनी फिक्र नहीं थी। उसने कबीर का पैर पकड़ उसे रोक लिया और फिर कहा, मालिक, ये जोश में होश खोने का वक्त नहीं है। अभी हमें दिमाग से काम लेना है। प्लीज मालिक, चलिए यहाँ से, आपको बड़े मालिक की कसम। बाला की बात सुनकर कबीर गुस्से में अपने पैर को झटकता है, जिससे बाला के मुंह पर उसका घुटना लगता है और वह वापस से फर्श पर गिर पड़ता है। इसके बाद उसने उस पर बंदूक तान दी। बाला खुशी रुशी मौत को अपनाने के लिए तैयार था। वो अपनी जगह पर से हिला तक नहीं। ये देख कबीर ने गुस्से में उसके जस्ट साइड में गोली में चलाई और फिर सीधा पीछे मुड़कर वह अंशिका के पास आकर उसकी बाह पकड़कर खींचकर उसको जबरदस्ती मंडप में से खड़ा कर बोला, चॉपर रेडी करो, हम आ रहे हैं। कबीर के आर्डर पर बाला, जो उसके पीछे था, जल्दी से अपने काले सूट की जेब से वायरलेस ऑपरेटर निकालकर बोला, हेलो, हम लोग ऊपर आ रहे हैं, चॉपर रेडी रखो। तो वही कबीर अंशिका का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा तो अंशिका उसके हाथ पर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, कहीं भी छोड़ो। मामा जी, अंशिका जोर से चिल्लाई। मामा जी तो गोली की आवाज सुन ही डर के मारे पिलर के पास छिप गए थे। कबीर अंशिका को जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। वो जैसे ही ऊपर की दूसरी सीढ़ी पर पहुंचे के तभी गोली चली और कबीर का हाथ अंशिका के हाथ में से छूट गया। अंशिका, जो पहले ही उससे छूटने की जद्दोजहद कर रही थी, वो संभाल नहीं पाई और सीढ़ियों पर गिरकर लुढ़क कर सीधा नीचे आ गई। कबीर जोर से चिल्लाया, प्रिंसेस! लेकिन तभी लगातार गोलियां चलने लगी, जिसके कारण किसी के पास जरा सा भी वर्त नहीं बचा। कबीर के गार्ड उसे प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान गंवाने लगे तो बाला कबीर को उन्हीं लोगों की आड़ में उसे ऊपर ले जाने लगा। कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज बंद हो गई। अंशिका, जिसको सीढ़ियों पर से गिरने के कारण सर पर चोट लगी थी और थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें बंद हो गई थी, जब उसे दोबारा होश आया तो आंखों के सामने एक धुंधलापन छा गया। उसके कानों में कुछ शब्द पड़े। किंग कबीर भाग गया। जाने दो उसे क्या करना है, जब तक उसकी खास चीज हमारे पास है वो खुद ब खुद एक न एक दिन यहाँ आ जाएगा। उस भारी भरकम आवाज को सुन अंशिका की आंखें एकदम से खुल गई और वह उठकर बैठ गई कि तभी उसे अपने सर पर जोर का दर्द महसूस हुआ। उसने अपने सर पर टच कर देखा तो उसे गर्म पदार्थ का एहसास हुआ। उंगलियों पर कुछ चिपचिपा सा भी महसूस हुआ। उसने अपना हाथ नीचे कर देखा तो उंगलियों पर ब्लड लगा हुआ था। ये देर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई कि तभी उसके सामने कोई आकर रुका। ब्लैक पैंट विद ब्रांडेड शूज पहने हुए वह व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, लेकिन जब तक अंशिका अपनी गर्दन ऊपर कर उसका चेहरा देखती, उससे पहले ही किसी ने चिल्लाकर कर कहा, अरे वो आदमी भाग रहा है। ये सुन उसके सामने खड़ा आदमी पलटा और उसने गोली चला दी। गोली की आवाज सुन अंशिका बुरी तरह से कांप गई। उसके सामने खड़ा शख्स उस आदमी की तरफ बढ़ गया जिस पर उसने गोली चलाई थी। उसके सामने से हटते ही जैसे ही अंशिका की नजर उस आदमी पर पड़ी तो उसकी वह अगले ही पल चीख पड़ी, मामा जी!
अंशिका के सामने जो लाश पड़ी थी वो और किसी की नहीं, बल्कि सरताज जी की थी, जिसे देख वह एक बार और जोर से चिल्लाई, मामा जी। वह अपनी जगह पर से उठकर गिरते पड़ते उनके पास भागी। इस बीच उसने किंग को भी धक्का दे दिया, जो सरताज जी को ही देखने जा रहा था। अंशिका सरताज जी का सर अपनी गोदी ने रख रो पड़ी। उनके सर पर गोली लगी थी, जो कि सीधा उनके माथे से निकल पार हो गई थी। सरताज जी जैसे भी थे, लेकिन थे तो उसके मामा ही। वो जोर जोर से रोए जा रही थी। वही उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा किंग, जो इस वक्त उसे ही देख रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया और धीरे से बोला, आई थिंक वी हैव मिस्टेकन। ये आदमी इस लड़की का रिलेटिव है, ये कबीर खुराना का आदमी नहीं है किंग। इतना कहकर वह शांत हो गया। वही किंग, जिसका फेस इस वक्त मास्क से कवर था, साथ ही उसके साथ सभी लोगों के चेहरे पर नकाब था, वह अपने आदमी की बात सुन घूर कर उसको देखता है। तभी उसके आदमियों से एक आदमी और आगे आया। उसका नाम अल्बर्ट था। वह पहले वाले आदमी के कंधे पर हाथ रख अपने हाथ में पकड़ी पिस्तौल को बड़े ही स्टाइलिश वे में घुमाते हुए बोला, तो क्या हो गया माइकल, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? और वैसे भी किंग से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। नसीब था ये उसका जो उसकी मृत्यु किंग के हाथों लिखी थी। वैसे अच्छा ही है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन एक और बोझ धरती पर कम कर दिया किंग ने आज। और क्या सटीक निशाना लगाया है, गोली सीधा आर पार हो गई। कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। तभी कुछ सेकंड बाद ही वहां पर थप्पड़ की आवाज गूंज पड़ी। अल्बर्ट का सर नीचे झुक चुका था, गाल पर उंगलियों के निशान छप चुके थे और उसके सामने अंशिका धड़ी थी, जिसके हाथ इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उसकी खूबसूरत नीली आंखें आंसू से भरी पड़ी थी, चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था और वह अल्बर्ट को घूर रही थी। तो वही किंग की नजरें अंशिका के गले में पड़े किंग नाम के लॉकेट पर टिकी हुई थी, जो कि उसका था। आगे जारी है। क्या करेगी अंशिका? क्या कबीर उसे बचाने के लिए वापस आएगा? कौन है ये किंग? क्या किंग करेगा अंशिका की मदद? क्या रिएक्शन होगा माइकल का अंशिका के उस थप्पड़ के बाद? जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूएल हार्टेड डेविल।